हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा, टीचर्स एजुकेशन हब है। इस पे हमने जो एक सीरीज चला रखी है डेली राइटिंग प्रैक्टिस की। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। और वेलकम टू माय चैनल। देखो, ये जो सीरीज है इसमें हम डेली एक क्वेश्चन करते हैं ट्राई, और एक क्वेश्चन मैं आपको अगले दिन के लिए दे देता हूँ। ठीक है। अब देखो, अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, मिडाइवल में जितने भी मतलब दिल्ली सल्तनत तक के जो क्वेश्चन थे, कुछ ऐसे दिल्ली सल्तनत के क्वेश्चन देख रहे थे। अब क्या है, शायद हो सके तो एक या दो दिन के बाद से हम मुगल से रिलेटेड, जो मुगल एम्पायर है उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे, ठीक है, उन सबको देखेंगे। और जो भी हमारे पास क्या है इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन होंगे राइटिंग प्रैक्टिस के लिए, उनको हम ट्राई करेंगे। कोशिश करूंगा कि मैं एक दिन में दो क्वेश्चन करा सकूं। ठीक है। और आपको बस इतना करना है कि जो डेली कराया जा रहा है आपको बस घर पे ट्राई करके देखना है, कितना लिख सकते हो कितना नहीं। बाकी मैं उसका जो आंसर है, मॉडल आंसर है, वो तो आपको दिखाई देता हूँ। ठीक है। तो आज का जो क्वेश्चन था वो क्या था भाई, हमारे पास क्वेश्चन क्या था आज का, ये था कि भाई गिव क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ सुल्तान फिरोज शाह तुगलक एज ए रूलर। यानी एक शासन के रूप में फिरोज शाह तुगलक है, सुल्तान फिरोज शाह तुगलक का, उसकी आलोचनात्मक मूल्यांकन करनी है, यानी क्रिटिकल बताना है, असेसमेंट करना है। तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव तो बताने ही बताने हैं, साथ में नेगेटिव भी आपको बताने पड़ेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड द इकोनॉमिक रेगुलेशन ड्यूरिंग द अलाउद्दीन खिलजीज रिजीम, व्हाट वर देयर इम्प्लीकेशंस। क्या क्या उसके इम्प्लीकेशन हो सकते हैं। यानी कहने का मतलब, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान प्रशासनिक और आर्थिक विनियम के महत्व पर चर्चा करें, और उनके निहितार्थ क्या थे, मतलब उसके इम्प्लीकेशंस क्या थे। हमारे पास ये दो क्वेश्चन है, ये आज आपको ट्राई करना है। ठीक है। और उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपने लिख लिया होगा। तो एक बार इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। देखो, ये इंग्लिश में इसका आंसर है। आप एक बार इसको इंग्लिश में भी देख सकते हो। ठीक है। मैं आपको एक बार इसका जो इंग्लिश वर्जन है वो आपको दिखा देता हूँ, क्या इसका आंसर हो सकता था। देखो, मैं मॉडल आंसर में क्या होता है ना कि बहुत सारी चीजें होती हैं, आप उन्हीं के अनुसार इसको लिखोगे, आपको अपने अनुसार इसको मॉडिफाई करना है जितने वर्ड्स में आपको लिखना है। मैं बस आपको ये क्या है पॉइंट्स बता दूंगा कि भाई ये पॉइंट्स है। ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं इनके, जो मैं आपको दिखाने लग रहा हूँ। तो जो ऊपर जो दिखाए हैं वो उसके क्या है, पॉजिटिव पॉइंट्स है। उसके बाद कुछ नेगेटिव जो पॉइंट्स हैं वो हम देख रहे हैं यहाँ पे, ये उसके क्या है नेगेटिव पॉइंट्स आ जाएंगे। ठीक है। ये क्या है, इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स आ जाएंगे। ठीक है। ये जो था इसका मॉडल आंसर होगा इंग्लिश में। ठीक है। ये इंग्लिश में क्या रहेगा, इसका मॉडल आंसर होगा। आप इसको क्या है पॉज करके मॉडल आंसर पढ़ सकते हो जो भी है। ठीक है। चलो, अब इसका क्या है, एक बार हिंदी में इसका जो आंसर है उसको एक बार देख लेते हैं। देखो, क्वेश्चन क्या था हमारे पास, एक शासन के रूप में सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। तो देखो, सबसे पहले तो देखो यहाँ पे हम डालेंगे इंट्रो। अगर आप इंट्रो डालोगे, इंट्रो में देखो सबसे पहले फिरोज शाह तुगलक है, उनके शासनकाल के बारे में बताओगे कि भाई दिल्ली सल्तनत का एक बहुत ही मतलब भाई उल्लेखनीय शासक रहे हैं। ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या है, मोस्ट नोटेबल शासक है उसके बारे में बताना है, उनके सुधार जो थे, प्रशासनिक नीतियां थी, जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो उनके पॉलिसीज थी, उनके जो बुनियादी ढांचे थे, जो उन्होंने परियोजनाएं चलाई, जो आपके भाई जो इंफ्रास्ट्रक्चरल जो है ना,
प्रोजेक्ट्स वगैरह जो चलाए थे इन्होंने, कुछ सुधार वगैरह इन्होंने किए थे, रिफॉर्म्स वगैरह किए थे, उनके बारे में, उनके लिए इनको जाना जाता है। ठीक है, ये थोड़ी बहुत दो चार चीजें लिखनी है बस इसमें, मैंने तो ज्यादा लिखा हुआ है क्योंकि हम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं ना इसका। तो इसके शासनकाल के दौरान जो मोहम्मद बिन तुगलक ने जो आसान शासन जो आया था, भाई पता होगा कि इनसे पहले मोहम्मद बिन तुगलक थे, उन्होंने बहुत सारी ऐसी पॉलिसी चलाई थी जो फेल हो गई थी। ठीक है, तो जनता में क्या था, एक प्रकार से मतलब भाई रोष था, मतलब भाई जनता क्या है ना, खुश नहीं थी। और उनके तुरंत बाद क्या है फिरोज शाह तुगलक अगर आए थे तो उन्होंने बहुत सारी ऐसी नीतियां लेके आए थे जिनसे क्या है एक प्रकार से जो मोहम्मद बिन तुगलक ने जो रायता फैलाया था उसको समेटने में क्या है टाइम तो लगेगा ही। उन्हें अक्सर क्या है अपने पूर्ववर्ती जो विवादास्पद और जो अनिश्चित नीतियों के लिए जो है इसी जो अस्थिरता जो थी ना, उनके मतलब भाई उन्होंने जो जो नीतियां लेके आए थे उनसे पहले जो मोहम्मद बिन तुगलक लेके आए थे उनको ठीक करने के रूप में देखा जाता है। ठीक है, और उनके जो शासनकाल में महत्वपूर्ण जो कमियां थी जिनका दिल्ली सल्तनत पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ा था। ठीक है, अब देखो यहां पे अगर हम देखें तो फिरोज शाह तुगलक के देखो कुछ आलोचनात्मक मूल्य हैं। पहले तो हम क्या करेंगे, सकारात्मक पहलूज देखेंगे, जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं उसके। ठीक है, जो पॉजिटिव वैल्यूज रही होंगी उनके बारे में हम पहले बात करेंगे। सबसे पहला है प्रशासनिक सुधार और कल्याणकारी जो उपाय हैं वो लेके आए थे। भाई इन्होंने कुछ प्रशासनिक जो यानी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स वगैरह किए थे। ठीक है, कुछ वेलफेयर जो है ना मतलब भाई स्टेप्स उठाए थे, मेजर्स लेके आए थे उन्होंने। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक की जो प्रशंसा है उनके विषयों की भलाई में सुधार लाने के उद्देश्य से विभिन्न प्रशासनिक सुधारों को लागू करने के लिए की जाती है। उन्होंने अपने पूर्ववर्ती मोहम्मद बिन तुगलक की जो कठोर नीतियों को अक्सर उलटने के लिए अधिक मानवीय और कल्याण उन्मुख प्रशासन बनाने की कोशिश की थी। देखो कहने का मतलब सीधा सा क्या था कि भाई जो इन्होंने क्या किया था, भाई उस समय आप देखते हो मोहम्मद बिन तुगलक है बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज लेके आए थे जो कि भाई बहुत ज्यादा मतलब भाई उस समय जनता में रोष फैल गया था। उनके जो रिफॉर्म्स थे उससे क्या है जनता परेशान हो चुकी थी, बहुत ज्यादा रायता फैला चुका था वो। तो मोहम्मद बिन तुगलक के बाद जब फिरोज शाह तुगलक आए तो इन्होंने उन नीतियों को क्या कर दिया, सीधा सीधा पलट दिया और कुछ ऐसे सुधार किए जिनमें से एक सुधार है कर सुधार, यानी टैक्स रिफॉर्म लेके आए। उन्होंने देखो दो टैक्स लगाए थे और ये जो टैक्स थे जैसे कि भाई फिरोज शाह तुगलक है उन्होंने क्या किया, भाई मोहम्मद बिन तुगलक ने कुछ ऐसे टैक्स लगाए थे जैसे कि भाई उस समय जो दोआब रीजन था उस दोआब रीजन में उन्होंने टैक्स लगा दिया था, जिससे क्या था भारी अगर कर वसूला जाएगा तो वहां की जो जनता थी वो परेशान हो चुकी थी। जो ये कठोर जो कर थे उनको समाप्त कर दिया, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसे सिंपल सिंपल टैक्स लेके आए। जैसे एक घड़ी करके एक टैक्स लेके आए थे। घड़ी टैक्स क्या होता था, जो घरों के ऊपर टैक्स लगता था। एक चराई करके टैक्स लेके आए थे, जो पशुओं को चराने के लिए टैक्स लिया जाता था। तो जो मतलब भाई ये जो है ना कुछ ऐसे जो टैक्स थे उन्होंने कठोर टैक्सों को हटाकर कुछ सिंपल सिंपल जो नॉर्मल टैक्स थे वो लगा रखे थे यहाँ पे, जिससे क्या है लोगों में क्या है एक प्रकार से जब कठोर टैक्स हटे तो लोगों को क्या है बहुत अच्छा लगा। और अत्यधिक जो है ना ये जो टैक्स थे जो जैसे घराई टैक्स और चराई टैक्स थे ये मतलब भाई लोगों में प्रिय हो गए। और उनका मेन उद्देश्य ये था कि भाई एक प्रकार से लोगों पर से जो टैक्स का बोझ है ना कम करना और यह सुनिश्चित करना कि भाई कराधान है ना अधिक उदार और सुसंगत है। कहने का मतलब इससे क्या लगा कि भाई जो टैक्स है ना वो थोड़े से मॉडरेट और कंसिस्टेंट है। ठीक है, तो उसके लिए इन्होंने ये टैक्स लगाए थे। तो पहला तो क्या आ गया हमारे पास, कर टैक्स, यानी मतलब भाई कर जो है ना सुधार है या टैक्स रिफॉर्म है वो लेके आए थे। सिंचाई परियोजना की अगर हम बात करें तो देखो इन्होंने बहुत सारी सिंचाई परियोजना भी शुरू की थी। भाई फिरोज शाह तुगलक को नहरों का निर्माता बोला जाता है, एक महान निर्माता बोला जाता है इनको, क्योंकि इन्होंने क्या है इन्होंने बहुत सारे ऐसे उपलब्धियां हैं जो कृषि क्षेत्र में की है, जो कृषि क्षेत्र में इन्होंने सुधार किए हैं। उनमें से एक क्या था, नहरों का और सिंचाई कार्यों का क्या है निर्माण करना। भाई इन्होंने क्या किया था, कुछ जो कैनाल्स और इरिगेशन प्रोजेक्ट चलाए थे और उससे क्या हुआ था जो कृषि है
उसमें यानी एग्रीकल्चर में इंप्रूवमेंट देखने को मिला। जैसे एक था यमुना नहर और घग्गर नहर जैसी जो है ना कुछ नहरें, ये भी इसके अंदर शामिल थी। इनका क्या किया था इन्होंने, मतलब भाई इन नहरों का निर्माण करवाया था जिससे क्या है कृषि में उत्पादकता बढ़ी और खेती योग्य भूमि है उसका भी विस्तार करने में मदद मिली। तो ये एक प्रकार से क्या हुआ कि जो कैनाल और जो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स है ना, वर्क्स है, उनके ऊपर इन्होंने काम किया। अच्छा, बुनियादी ढांचा विकास है भाई, इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगर उसकी बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के, इन्होंने देखो कुछ शहर भी बसाए, जैसे कि फिरोजाबाद है, शहर को बसाया, कुछ कस्बों का निर्माण किया, कई जो मस्जिदें, किले, सार्वजनिक जो भवन थे उनको उनका क्या कराया, उनका रेनोवेशन कराया, जीर्णोद्धार कराया। ठीक है, तो ये सारी जिम्मेदारी ली उन्होंने। उनकी जो परियोजनाएं है ना विशेष रूप से जो उद्यानों, अस्पतालों के निर्माण के लिए और सार्वजनिक कल्याण में उनकी रुचि को प्रदर्शित करती है। उन्होंने बहुत सारे क्या बनाए थे, बहुत सारे इन्होंने गार्डन्स बनवाए, हॉस्पिटल्स बनवाए, पब्लिक वेलफेयर की बहुत सारी स्कीम्स इन्होंने चलाई। तो इनको इसलिए क्या है भाई, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भी बहुत मतलब भाई सराहा जाता है इनको। ठीक है, गुलामी और सामाजिक कल्याण है उसके लिए भी इन्होंने काम किया, जो स्लेवरी वगैरह है और जो सोशल वेलफेयर है उसके लिए भी इन्होंने काम किया। भाई इन्होंने जो कहा है गुलामी जो प्रथा थी उसमें सुधार लेके आए, बड़ी संख्या में दासों को रखा था और उनके साथ जो समकालिक जो मानकों की तुलना के अपेक्षाकृत अच्छा व्यवहार किया। भाई जो इनके जो समकालिक जो है ना, जो भी शासक रहे हैं उनके या फिर उनसे पहले जो भी रहे हैं, वो दासों के साथ मतलब भाई उतना मतलब भाई अच्छा व्यवहार नहीं देखने को मिलता था। और इनके शासनकाल में क्या है, उनसे क्या है रिलेटिवली मतलब अच्छा स्टैंडर्ड रहा है। और एक प्रकार से यूं बोलते हैं कि भाई अच्छे से यानी वेल ट्रीट किया है उन्होंने उनके साथ, और उन्हें मुख्य रूप से सार्वजनिक कार्यों में भी इस्तेमाल किया है। जो सोशल जो है ना, जो पब्लिक जो वर्क चल रहे हैं उस पब्लिक वर्क में भी उनका क्या है, उनको यूज किया है स्लेवरी को। ठीक है, स्लेवरी का मतलब ये नहीं था कि सिर्फ मतलब उनको गुलाम बना के ही रखना है। ठीक है, अच्छा, धार्मिक नीतियों और संरक्षण है, उनके बारे में भी इनके बारे में देखने को मिलता है। भाई देखो फिरोज शाह तुगलक एक कट्टर मुसलमान था और इन्होंने इस्लामी मूल्यों और शरिया कानून को बढ़ाने में बहुत सक्रिय जो है रुचि देखने को मिली थी। उन्होंने जो इस्लामी विद्वान है, धर्मशास्त्र है, सूफियों के जो संरक्षण के लिए बहुत सारे कदम उठाए। ठीक है, जो इस्लामिक जो है ना मतलब भैया ये बोल सकते हैं कि भाई वैल्यूज वगैरह हैं, लॉज वगैरह है, सूफी संत वगैरह है, इस्लामिक स्कॉलर है। ठीक है, तो इन सब के लिए क्या है इन्होंने बहुत काम किया, लेकिन सिर्फ इन्होंने जो काम किया वो इस्लाम से रिलेटेड किया और धर्मों को की तरफ इन्होंने क्या है मतलब भाई इनका जो इंक्लाइनेशन नहीं था। अच्छा, मदरसों की भी स्थापना की इन्होंने। ठीक है, बहुत सारे जो इस्लामिक स्कूल है, मदरसे हैं, उनकी स्थापना की, जो धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन को प्रोत्साहन के लिए शिक्षा और इस्लामी क्षेत्र के प्रभाव को भी क्या है प्रोत्साहित किया है इन्होंने। अच्छा, विद्वानों के प्रति संरक्षण भी देखने को मिला यहाँ पे। भाई इनके दरबार में कई विद्वान जो थे ना, धर्मशास्त्री और न्यायविद आते थे, यानी बहुत तरह के जो है ना यहाँ पे स्कॉलर, थियोलॉजियंस होते हैं, ज्यूरिस्ट वगैरह जो होते हैं, जो न्यायविद जिन्हें बोलते हैं, वो आते थे और उन्होंने क्या है उदार पूर्वक पुरस्कृत भी किया है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि जो इस्लामिक बौद्धिक परंपरा अच्छी तरह से बनी रहे। तो कहने का मतलब ये क्या करते थे, ऐसे स्कॉलर्स और ऐसे जो धर्मशास्त्री जो होते थे ना, उनको पुरस्कार भी देते थे जो अच्छा काम करता था। तो ताकि भाई जो है ना इस्लामिक जो है ना बौद्धिक जो परंपरा है वो अच्छी तरह से जो पनपे, उसके लिए इन्होंने काम भी किया। अच्छा, धार्मिक सहिष्णुता की नीति भी अपनाई। भाई हालांकि देखो क्या है, ये कट्टर मुस्लिम जरूर थे, लेकिन गैर मुस्लिम समुदायों के लिए क्या है कुछ निश्चित हद तक, और जो इससे पहले जो शासक आए थे उनसे थोड़ा सा क्या है सहिष्णु दिखे, यानी और जो धर्म थे उनके प्रति इनका भी क्या है मतलब भाई थोड़ा सा ये लगा कि भाई ये मतलब भाई उनको छूट दे रहे हैं। ठीक है, जैसे इसका देखो एक एग्जांपल है, जो जजिया कर लगा था, वो जजिया कर जो गैर मुस्लिमों पे लगाया जाता था, उस कर को इन्होंने कम कर दिया, जिससे क्या है उन्हें क्या है जो ये मतलब भाई संग्रह पर जोर दिया गया कि भाई ज्यादा इनके ऊपर जजिया करना लगे। बड़े पैमाने पर जो धर्मांतरण है वो यहाँ पे देखने को नहीं मिला।
तो इनके शासनकाल में जो जबरन जो है ना, मतलब भाई जबरदस्ती, आप ये बोलते हैं कि फोर्स जो है ना, एक प्रकार से लार्ज स्केल के ऊपर फोर्स्ड कन्वर्जन देखने को नहीं मिला था यहाँ पे। ठीक है। साम्राज्य को शिथिल करने के प्रयास, भाई इन्होंने क्या किया था, जो साम्राज्य था ना उसको शिथिल करने के भी प्रयास किए। जैसे फिरोज शाह के शासनकाल में अपेक्षाकृत आंतरिक शांति की विशेषता भी थी, यानी लोग क्या थे वहां पे इतने ज्यादा, मतलब भाई वॉयलेंट, हमें फ्रिक्वेंट क्या है ना, मतलब एक प्रकार से लोगों ने क्या है, वहां पे जो आंतरिक जो है ना, वहां का जो वो था वो शांत देखने को मिला। यानी जो वहां का जो रिज्यूम था ना, वो इंटरनल पीस देखने को मिली वहां पे। अक्सर मोहम्मद बिन तुगलक के, जो देखो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे क्या होता, अराजक शासन देखने को मिला था। लोग क्या है, रिवोल्ट कर देते थे क्योंकि उनकी नीतियों के अनुसार। लेकिन जब फिरोज शाह तुगलक आए तो इन्होंने कल्याणकारी कुछ योजनाएं चलाई और प्रशासनिक दक्षता पर उन्होंने ध्यान, उनके ध्यान ने दिल्ली सल्तनत को पिछले शासन के कुछ वैधारणों से उबरने में मदद की। जो पीछे जो शासन था उससे उभरने में इन्होंने क्या है, एक प्रकार से मदद की थी। अब देखो ये तो सारे पॉजिटिव वो थे। अब नकारात्मक है ना, विफलताएं जो है उनके बारे में बात करते हैं, नेगेटिव एस्पेक्ट और जो है ना फेलियर्स वगैरह है। देखो कमजोर सैन्य नेतृत्व है उसकी अगर हम बात करें तो फिरोज शाह तुगलक में पहले के दिल्ली सल्तनत, मतलब भाई सुल्तानों को सैन्य शक्ति और रणनीति जो अंतर्दृष्टि का अभाव था। हालांकि उन्हें एक अधिक शिथिल साम्राज्य विस्तार में मिला था, लेकिन सैन्य अभियान आमतौर पर अप्रभावी था। देखो सीधा सीधा क्या कह रहा है यहाँ पे, भाई वीक है ना, वीक लीडरशिप देखने को मिली यहाँ पे। ठीक है, इनके पास वो अच्छा, मतलब भाई लीडरशिप का जो है ना अच्छा नेतृत्व नहीं देखने को मिला। फिरोज शाह तुगलक है ना, उनको जो भाई, मतलब एक प्रकार से जो आर्मी जो इनको मिली थी मोहम्मद बिन तुगलक के पास से, उसको मेंटेन करना, कंट्रोल करना नहीं आ पाया। साथ में कुछ ऐसे एरिया थे जिनको वो कंट्रोल नहीं कर पाए, जैसे बंगाल और सिंध का जो एरिया है, या फिर ऐसे बोल लो कि भाई आप यूं बोल लो कि जो दिल्ली सल्तनत है ना, वो उनको क्या है, उनकी पावर्स को, स्ट्रेटेजिक इंसाइट्स है, ठीक है, उनकी जो शक्ति है, रणनीति जो अंतर्दृष्टि है, उसका अभाव देखने को मिला। ठीक है। अब देखो असफल सैन्य अभियान, भाई इन्होंने कुछ ऐसे अभियान भी चलाए, जैसे बंगाल, गुजरात, उड़ीसा के खिलाफ उनके जो अभियान थे काफी हद तक जो असफल रहे। इन्होंने कुछ अभियान भी चलाए थे गुजरात और उड़ीसा में, जो कि भाई असफल रहे, और उनके शासनकाल के दौरान जो है ना सल्तनत की जो सैन्य शक्ति है वो क्या है, उसमें गिरावट आई। ठीक है। और जो कुछ विद्रोही जो क्षेत्र थे उनको क्या है अपने अधीन करने में कामयाब रहे, लेकिन उनकी विस्तारवादी जो प्रयास है ना वो सीमित थे, मतलब ज्यादा इन्होंने एक्सपेंशन नहीं दिखाया। ठीक है। अच्छा, प्रतिष्ठा और क्षेत्र का भी नुकसान हुआ। कुछ ऐसे एरिया थे जैसे बंगाल, सिंध जैसे, यहाँ पे दृढ़ नियंत्रण बनाए रखने के लिए फिरोज शाह की जो विफलता ने सल्तनत को क्षेत्रीय अखंडता के कर्मिक शरण में योगदान दिया। भाई देखो ये क्या कह रहा है कि भाई जो इनकी जो प्रेस्टीज थी, भाई फिरोज शाह तुगलक है वो फेल हो गए मेंटेन करने में बंगाल और सिंध के एरिया को। और इससे क्या हुआ, जो उनकी जो है ना जो ग्रेजुअल इरोजन देखने को मिला, किसमें, जो सल्तनत टेरिटोरी का जो है ना एक प्रकार से इंटीग्रिटी है उसको। ठीक है। तो यानी भाई क्षेत्रीय अखंडता उनकी नहीं देखने को मिली उनके एरिया में, और विद्रोहियों को दबाने के लिए खोए गए क्षेत्र को वापस पाने में उनकी असमर्थता, यानी जो एरिया उन्होंने खो दिया है। ठीक है। तो यानी भाई वो उनके अंदर जो है ना इनएबिलिटी थी कि भाई जो उन्होंने क्वेल जो रिबेलियंस थे ना, या फिर जो रीगेन जो लॉस्ट टेरिटरी है उसको इतना, मतलब भाई उनकी जो है ना रीगेन करने के लिए जो सल्तनत के जो अधिकारों में है ना क्या है, गिरावट को चिन्हित किया है। कहने का मतलब डिक्लाइन इन द अथॉरिटी ऑफ द दिल्ली सल्तनत। ठीक है। अब बात करते हैं धार्मिक रूढ़िवाद पर अत्यधिक निर्भरता। भाई देखो फिरोज शाह तुगलक है, उनकी धार्मिक रूढ़िवाद था, और जो ये ज्यादातर क्या है, जो और जो उलिमा जो होते थे ना, जो धार्मिक जो विद्वान जो होते थे उनके प्रति वो क्या है भाई, उनके जो समर्थन है
उसने जो मुस्लिम जो थे ना उनका साथ नहीं दिया, उनको अपने साथ लेके नहीं चले, और जिसकी वजह से उनकी जो क्षमता थी ना वो सीमित कर दी गई। जो धार्मिक नीतियां जो वो बाद में लेके भी आए वो इतनी चरम पर नहीं थी कि भाई जो दिल्ली सल्तनत में रूढ़िवादिता को दर्शाती थी। कहने का मतलब ऑर्थोडॉक्स है ना, ऑर्थोडॉक्स टाइप की क्या है वहां पे मतलब भाई नेचर देखने को मिला। ठीक है, ऑर्थोडॉक्स ज्यादातर देखने को मिला। कहने का मतलब एक्सेसिव रिजिलियंस ऑन द रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी, ये ज्यादातर क्या थे ऑर्थोडॉक्स लोगों के ऊपर निर्भर थे, जो उलेमाओं के ऊपर निर्भर थे। इन्होंने और जो धर्म थे गैर मुस्लिम थे उनको कभी साथ लेके नहीं चले। ठीक है, अच्छा, धार्मिक असहिष्णुता और जबरन धर्म परिवर्तन। भाई देखो क्या है, हालांकि बाद के शासकों की तुलना में फिरोज शाह तुगलक क्या है अधिक उदार थे, लेकिन उन्होंने जो धार्मिक उत्पीड़न में भाग भी लिया है। कुछ खास तौर पे कुछ हिंदुओं के साथ उनके ऐसे व्यवहार थे जिनकी वजह से, जैसे बहुत सारे हिंदू मंदिरों को नष्ट किया गया, उसे उन्हें बदलकर मस्जिदों में बदल दिया गया। साथ ही क्या है दबाव और प्रलोभन से धर्म परिवर्तन किया है। भाई फोर्स कन्वर्जन देखने को मिला। अच्छा, शिया मुस्लिमों का दमन किया गया। भाई फिरोज शाह तुगलक है, उन्होंने क्या किया, जो एक प्रकार से आप ये बोल सकते हो कि जो रिप्रेशन ऑफ द शिया मुस्लिम्स, जो शिया मुस्लिम्स है उनका क्या है रिप्रेशन देखने को मिला। जो शिया मुस्लिम थे उनके दमन भी को भी देखने को मिला। जैसे सुन्नी है, रूढ़िवादी के प्रति उनके सख्त पालन को दर्शाता है। भाई फिरोज शाह तुगलक एक सुन्नी थे, तो वो वहां की जो रूढ़िवादी या जो ऑर्थोडॉक्स जो है ना वो मतलब भाई पॉलिसीज को फॉलो करते थे। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि भाई वो शिया मुस्लिम्स थे, उनको उनका क्या है एक प्रकार से आप यूं बोल सकते हो कि भाई उनका जो है दमन देखने को मिला। जो उनके उनके प्रति क्या स्ट्रिक्ट जो है ना एडहेरेंस देखने को मिला है, ये उसको रिफ्लेक्ट करता है। धार्मिक माहौल है और अधिक ध्रुवीकृत था, जिससे आबादी में कुछ वर्गों को अलग थलग कर दिया है। कि भाई ऐसा धार्मिक माहौल था कि भाई जैसे ये सिर्फ अपने धर्म की सोचता था, बाकी उसकी वजह से क्या जो अलग जो आबादी थी ना, जो कुछ वर्ग थे वो अपने आप को क्या है आइसोलेटेड समझते थे, अलग थलग समझते थे। अच्छा यहाँ पे देखो कठोर सामाजिक जो रूढ़िवादिता देखने को मिली है, सोशल रिजिड कंजर्वेटिज्म देखने को मिला है। कंजर्वेटिव टाइप का लोग था, मतलब इंसान था ये। ठीक है, और इनकी जो नीतियां थी वो कठोर थी, वो मतलब एक प्रकार से ये बोल सकते हो रिजिड सोशल ऑर्डर था यहाँ पे, और अपने आप को मजबूत करने के लिए। देखो जिसने सल्तनत को उभरती राजनीतिक और सामाजिक चुनौतियों से निपटने के लिए जिस तरह से गतिशीलता की आवश्यकता थी उसे रोका है। कहने का मतलब भाई सीधी सी बात है, यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि भाई जिस प्रकार का डायनेमिज्म है ना इसको इनको चाहिए था अपने भाई साम्राज्य को बचाने के लिए, वो क्या है ना वो चैलेंज को वो नहीं सहन कर पाए, वो उससे नहीं निपट पाए। ठीक है, और इस्लामिक जो कानून है उनकी जो श्रद्धा ने उन्हें दृष्टिकोण को और अधिक रूढ़िवादी बना दिया। यानी इस जो है ना इस्लामिक कानून को ये फॉलो करते थे, जिसकी वजह से इनका जो दृष्टिकोण है ठीक है वो कैसा हो गया था, तो इनका जो दृष्टिकोण है एक प्रकार से यूं मान सकते हो कंजर्वेटिज्म में क्या है मतलब भाई कंजर्वेटिव टाइप का आउटलुक देखने को मिला, दृष्टिकोण देखने को मिला। ठीक है, नवाचार का इन्होंने दमन किया। ठीक है, नवाचार का दमन किया, जो नए जो है ना इनोवेशंस वगैरह है उसका उनका सप्रेशन किया। भाई ये ज्यादातर क्या थे, जैसे कि फिरोज शाह ने अपने पूर्ववर्ती की तरह नवाचार या परिवर्तन के लिए उतने खुले नहीं थे। भाई जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि भाई मोहम्मद बिन तुगलक है, वो नई नई तरह की इनोवेटिव चीजें लेके आते थे, लेकिन ये इतना इनोवेटिव नहीं थे। इनकी जो नीतियां थी ना वो मुख्य उद्देश्य सिर्फ महत्वपूर्ण सामाजिक और बौद्धिक परिवर्तन को आगे बढ़ाने की बजाय यथास्थिति बनाए रखना था। कहने का मतलब इनका मेन कारण ये था कि भाई सामाजिक जो है और बौद्धिक जो परिवर्तन है जो है उसको हम ऐसे ही रखें। ठीक है, और इन्होंने क्या है भाई इंटेलेक्चुअल जो ट्रांसफॉर्मेशन है या सोशल जो है ना ट्रांसफॉर्मेशन है उस पर इतना जोर नहीं दिया। बोला कि स्टेटस क्यों बना रहे, मेंटेन द स्टेटस क्यों। ठीक भाई यहाँ पे क्या है भाई जैसी स्थिति बनी हुई है वैसी ही बनी रहे। ठीक है, अच्छा गैर रूढ़िवादी विचारों का दमन देखने को मिला। ठीक है, जैसे उलेमा के प्रति उनके प्रबल जो समर्थन का अर्थ था कि जो
विषम धार्मिक विचारों और प्रथाओं को अक्सर दबा दिया जाता था, जिससे क्या हुआ, एक अधिक कठोर और कम बहुल्यवादी समाज का निर्माण हुआ। भाई सीधी सी बात है, इनका जो स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट था उलेमाओं को, तो उससे क्या हुआ, जो हेटेरोडॉक्स जो रिलीजियस है ना व्यू है, प्रैक्टिस है, उनको सप्रेस किया इन्होंने। और साथ में क्या है, मोर रिजिड जो है ना, इन्होंने एक प्रकार से लेस प्लूरलिस्टिक जो सोसाइटी है वो इन्होंने बनाने की कोशिश की। अच्छा, यहाँ पे बात करते हैं कि भाई इनके जो आर्थिक गिरावट और गुलामी पर जो अधिक निर्भरता थी, भाई जो एक प्रकार से आप यूं बोल सकते हो इकोनॉमिक जो डिक्लाइन देखने को मिला, गुलामी पर ये अधिक निर्भर कर रहे थे, गुलाम जो थे, ठीक है। जबकि फिरोज ने क्या है, बुनियादी ढांचों के विकास का श्रेय दिया जाता है। सार्वजनिक क्या है, बहुत सारे निर्माण या परियोजनाओं को भी करने के लिए दासों का एक विशाल नेटवर्क था इनके पास, ठीक है। उनकी जो निर्भरता है समस्याग्रस्त थी। एक समय पर फिरोज शाह के पास में विभिन्न परियोजनाओं का काम करने के लिए 1,80,000 से अधिक दास थे, ठीक है। इन्होंने अपने जो दासों का अपेक्षाकृत अच्छा व्यवहार करते थे और यह प्रणाली स्वाभाविक रूप से शोषणकारी थी और इससे क्या है, दीर्घकालिक जो आर्थिक ठहराव है वो देखने को मिला। तो कहने का मतलब सीधा सा यही पे है कि भाई इन्होंने जो है ना ज्यादातर जो ये अपना जो सिस्टम था इसमें इन्होंने क्या है, दासों के प्रति भाई अच्छा वो दिखाया, लेकिन कई जगह पे ये क्या है, शोषणकारी भी देखने को मिली इनकी जो नीतियां थी, ठीक है। अधिक आर्थिक ठहराव की अगर हम बात करें तो देखो, दास श्रम पर निर्भरता थी, अधिक गतिशील और मुक्त श्रम व्यवस्था के विकास में बाधा उत्पन्न हो रही थी। और एक प्रकार से बोल सकते हो ना कि भाई ये जो है ना, जो स्लेव जो लेबर है वो इम्पेडिड द डेवलपमेंट ऑफ मोर डायनेमिक, आप यूं बोल सकते हो मोर डायनेमिक और फ्री लेबर इकोनॉमी की तरफ ध्यान नहीं दे रहा था, उसकी तरफ नहीं बढ़ रहा था। और उनके जो है ना व्यापक सार्वजनिक कार्यों के राज्यों के खजानों को खाली कर दिया था। और ज्यादातर इनके क्या थे, जितने भी इनके जो खजाने, जो भी इनके जो सार्वजनिक कार्य होते थे और राज्य के जो खजाने थे वो इसमें खाली हो गए थे। व्यापार और उद्योग को भी प्रोत्साहन करने के लिए महत्वपूर्ण आर्थिक सुधार नहीं हुए थे इन्होंने। जैसे कृषि व्यवस्था है पर भारी निर्भरता थी, भाई ये सिंचाई प्रणाली के माध्यम से कृषि विस्तार पर ध्यान दिया था इन्होंने, जो कि एक सराहनीय काम था इनका। लेकिन इनकी जो अर्थव्यवस्था ना कृषि पर ही अत्यधिक आधारित थी। तो अन्य जो आर्थिक क्षेत्र है वो उनके उपेक्षा में देखें तो लंबे समय तक राज्य के जो राजकोषीय आधार को कमजोर कर दिया था इन्होंने। तो कहने का मतलब ये क्या ना, सिर्फ कृषि पर निर्भर थे, किसी दूसरे जो अल्टरनेट जो थे ना, जो मतलब भाई रिसोर्सिस जो जहां से मिल सकते हैं, या फिर मान लो मतलब आर्थिक जो है ना, जो अलग जो क्षेत्र थे उनकी तरफ इन्होंने ध्यान नहीं दिया। अच्छा, सक्षम उत्तराधिकारी, असक्षम क्या है ना उत्तराधिकारी योजना। भाई फिरोज शाह की सबसे बड़ी विफलताओं में एक प्रभावी जो उत्तराधिकारी योजना की कमी थी। भाई उनके शासन के अंत में फिरोज ने एक कमजोर और अनिर्णायक शासक बन गया था, ठीक है, जिसने क्या है उन अपने अधिकांश अधिकार अपने सलाहकारों और दरबारियों को सौंप दिए, ठीक है। और उनके जो है ना परिणाम स्वरूप गुटबाजी बननी शुरू हो गई थी और दरबारी साजिशें शुरू हुई, जिससे केंद्रीय प्रशासन कमजोर हो गया। यानी जब अपने जो अंतिम समय है ना उसमें ये एक प्रकार से मतलब भाई इतना कमजोर शासक उभर के सामने आया था। बाद में जब इनसे अपना शासन नहीं संभला तो इन्होंने अपने उनके जो सलाहकार थे, दरबारी थे, उनको अपने शासन की कुछ कुछ चीजें बांटनी शुरू कर दी, जिसकी वजह से, जिसके परिणाम स्वरूप क्या है गुटबाजी बननी शुरू हो गई, ग्रुप्स बनने शुरू हो गए। लोग क्या है अपने अपने ग्रुप्स बनाने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से इनकी जो है ना केंद्रीय प्रशासन है वो कमजोर हो गया था। अच्छा, राजवंशीय अस्थिरता भी देखने को मिलती है। भाई फिरोज शाह की जो अस्थिर जो मतलब भाई स्थिर उत्तराधिकारी हासिल करने में असमर्थता जो है हमें देखने को मिली। उनकी मृत्यु के बाद राजवंशीय संघर्ष को जो है ना अवधि को जन्म दिया। लोग मतलब इनके बाद जो है ना इन्हीं के जो राजवंशीय जो लोग थे वो आपस में लड़ पड़े और उनके बीच में क्या है एक प्रकार से आप यूं बोल सकते हो इनस्टेबिलिटी आ गई, ठीक है। तो ये है ना एक प्रकार से इनस्टेबिलिटी यहाँ पे देखने को मिली। उनके जो हेयर्स थे वो मतलब भाई क्या है
इतना अच्छे से उसको नहीं कर पाए। चलो निष्कर्ष की बात करते हैं। देखो फिरोज शाह तुगलक है, उनके शासनकाल के दौरान अक्सर मोहम्मद बिन तुगलक है, उनको अशांत शासन के बाद, मोहम्मद बिन तुगलक के अशांत शासन के बाद जो अपेक्षाकृत स्थिरता और समेकन की अवधि के रूप में देखा जाता है। ठीक है भाई, सीधी सी बात है, जो मोहम्मद बिन तुगलक जो नीतियां लेके आए थे, उन नीतियों को खत्म करने के बाद फिरोज शाह तुगलक ने वहां के जो शासन है उसको शांत किया, वहां पे क्या स्थिरता लेके आए, कल्याणकारी बुनियादी ढांचों के लिए कुछ विकास, धार्मिक संरक्षण, इन सब पे ध्यान दिया। और इनके शासनकाल के दौरान अक्सर क्या सार्वजनिक कल्याण पर जोर दिया जाता था। मानवीय रूप के में जो शासन है उनके प्रयासों के लिए भी इनको याद किया जाता है कि भाई इंसानों के में ह्यूमैनिटी के लिए इन्होंने बहुत काम किया। उनकी जो सैन्य विफलता है, कठोर सामाजिक रूढ़िवादी दास श्रम पर अधिक निर्भरता थी, उत्तराधिकारी योजनाओं में दूरदर्शिता की कमी ने अंततः दिल्ली सल्तनत को क्या कर दिया, कमजोर कर दिया। इस प्रकार इनके शासनकाल को अल्पकालिक स्थिरता कह सकते हैं, लेकिन दीर्घकालिक ठहराव नहीं कह सकते। यानी इसको शॉर्ट टर्म स्टेबिलिटी बोल सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म क्या है ना, स्टैग्नेशन हम नहीं बोल सकते इसको। जिसने क्या है तुगलक वंश के बाद के पतन और आंतरिक विद्रोह और बाहरी आक्रमणों के लिए सल्तनत की भेद्यता के लिए मंच तैयार कर दिया था। कहने का मतलब यही है कि इनके बाद क्या हुआ, इनके बाद जो तुगलक डायनेस्टी है वो डिक्लाइन की तरफ चल पड़ी थी, और इनमें जो है इंटरनल जो रिबेलियन या एक्सटर्नल इन्वेजन जो है ना, वो जो है ना आक्रमण, जो बाहरी आक्रमण वगैरह है, इनके लिए एक मंच तैयार कर दिया था। और ये जो साम्राज्य है बाद में धीरे धीरे जो अपने मतलब पतन की ओर चल पड़ा था। तो ये इसका एक अच्छा निष्कर्ष हो सकता है। देख रहे हो हमारे पास देखो कितने सारे पॉइंट है इसमें लिखने के लिए। तो आप क्या है यहां से पॉइंट उठाओ, एक बार इसको पढ़ो, देखो इस वीडियो को, और एक बार लिखने का ट्राई करो कितना लिख सकते हो। बाकी क्या है मैं आपको कल के लिए जो क्वेश्चन है उसको मैं दिखा देता हूं। कल का जो क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक रेगुलेशन ड्यूरिंग द अलाउद्दीन खिलजी रिजीम, व्हाट वर देयर इम्प्लीकेशंस। क्या कह रहा है, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान प्रशासनिक और आर्थिक विनियम के महत्व पर चर्चा करें और उनके जो इम्प्लीकेशन है, निहितार्थ क्या थे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको ट्राई करना है। चलो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।